जिन्होंने ये कहा मेरा नारा नहीं लगाओगे, मेरा जिंदाबाद नहीं बोलोगे, पार्टी का जिंदाबाद। हर आदमी को ये पता है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा तो हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में राजस्थान से 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन अजमेर की टिकट की घोषणा अभी नहीं हुई है। दूसरी लिस्ट 10 मार्च तक आने की संभावना है। प्रोफेसर बीपी सारस्वत अजमेर लोकसभा से बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं। प्रोफेसर सारस्वत अपने अनुशासन और कुशल चुनाव प्रबंधन एवं संगठन प्रबंधन के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना नाम है। सारस्वत राजस्थान विश्वविद्यालय से 1981 में एमकॉम संकाय में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। कॉमर्स में सारस्वत को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। सारस्वत बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। ब्यावर कॉलेज में लेक्चरर रहते हुए सारस्वत एबीवीपी के विभाग प्रमुख रहे हैं। लेक्चरर रहते हुए भी छात्र संघ चुनाव में सारस्वत का ही दबदबा रहता था। उनके ब्यावर रहते एबीवीपी ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। उस जमाने में सीआर प्रणाली से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता था। सारस्वत के चक्रव्यूह में हर बार कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को मुंह की खानी पड़ती थी। सारस्वत ने वसुंधरा सरकार में 11 बार पीटीईटी और बीएसटीसी परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया। सारस्वत ने वाणिज्य, प्रबंधन एवं पर्यटन विषयों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में चीन, सिंगापुर, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, शारजाह व थाईलैंड में प्रतिनिधित्व किया है। सारस्वत ने 29 शोधार्थियों को विभिन्न विषयों पर पीएचडी का निर्देशन किया है। इन्होंने कॉमर्स की 14 पुस्तकों का भी लेखन किया है। बीपी सारस्वत एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में डीन डीएसडब्ल्यू, डीन कॉमर्स, बोर्ड मेंबर और कुल सचिव भी रहे हैं। इसके साथ ही सारस्वत राजस्थान सहित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के नॉमिनी भी रहे हैं। सारस्वत विश्व हिंदू परिषद में प्रांत मंत्री रहे हैं। अजमेर में आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के चलते तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सारस्वत को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड भी कर दिया था। सारस्वत रुकटा राष्ट्र के विभिन्न पदों पर रहे हैं। अजमेर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। सारस्वत बीजेपी शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक, विभिन्न विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्र के प्रभारी, पार्टी की यात्रा के प्रभारी भी रहे हैं। बीपी सारस्वत 2014 से 2020 तक बीजेपी अजमेर देहात के अध्यक्ष रहे हैं। इनके कार्यकाल में बीजेपी पूरे जिले में पंचायत राज, नगर निकाय और विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में विजय की पताका फहराई। 2014, 2018 उपचुनाव और 2019 के चुनाव में सारस्वत का टिकट लगभग फाइनल था, लेकिन इन वक्त पर जातीय समीकरणों के चलते सारस्वत का टिकट कट गया था। कुलपति व आरपीएससी चेयरमैन बनने के बजाय सारस्वत ने संगठन के काम को प्राथमिकता दी। इसी वजह से सारस्वत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के सबसे चाहते नेता अजमेर जिले में बन गए। सारस्वत वसुंधरा राज्य के समर्थक माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सारस्वत बीजेपी की टिकट के लिए अजमेर से दावेदारी कर रहे हैं। वर्तमान में सारस्वत भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशक हैं। बीपी सारस्वत की दावेदारी को लेकर आज सवाल जवाब करेंगी मरुधरा टुडे के संपादक सहर। नमस्कार सारस्वत जी, स्वागत है आपका चुनावी दंगल कार्यक्रम में। बीजेपी आपको लोकसभा के लिए टिकट देती है तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, आप हमारे दर्शकों से साझा करिए। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो पहली प्राथमिकता रहेगी अजमेर लोकसभा क्षेत्र। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जिन बातों की कमी है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा, और वो सबसे प्राथमिकता पर मेरे है कि ये अजमेर औद्योगिक नगर बने। जो अजमेर में सबसे बड़ी कमी है वो है कि यहाँ उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में नहीं लग रहे हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर उसकी पूरी समीक्षा करके और यहाँ उद्योग धंधे भी लगे, ये शिक्षा की नगरी है और वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, उनका उपयोग उद्योग धंधों में होना चाहिए। इसलिए पहली प्राथमिकता ये है कि उद्योग धंधों का विकास हो, यहाँ पर लोग आकर निवेश करें, उस तरह का एटमॉस्फेयर और वातावरण उनको दिया जाए। और भारत सरकार चूँकि इस बारे में बहुत सी योजनाएं चला रही है, उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है, उसका लाभ हमारे नव युवकों को मिले, उस तरफ मैं अपना ध्यान आकर्षित करूँगा। उद्योग को आप ज़्यादा महत्व देना चाहेंगी। वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान सांसद मेरे बड़े भाई भागीरथ जी चौधरी और पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो 2 बार विधायक रहे, अभी पूरा काल उन्होंने सांसद का निकाला। और वो जब 13 से 18 में विधायक थे तो मैं सौभाग्य से जिलाध्यक्ष था, इसलिए मेरा संगठन को लेकर उनके बीच में काफ़ी मेलजोल रहा और हमने मिलकर काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि भागीरथ चौधरी ने अपने प्रयासों से इस अजमेर को जो कुछ दे सकते थे, लोकसभा में जितना बोल सकते थे वो बोले भी हैं। और
एक बहुत ईमानदार व्यक्ति की छवि है उसकी, और वो व्यक्ति कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाला है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनके कार्यकाल में जो मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं अजमेर लोकसभा क्षेत्र में धरातल पर उतरे, उसका उन्होंने भरसक प्रयास किया, और उनके कार्यकाल से मैं 100% संतुष्ट हूँ। 60 साल की आयु के ऊपर के नेताओं को क्या बीजेपी टिकट देगी, और जबकि आपकी पार्टी युवाओं को ज़्यादा मौका देती है? हर पार्टी युवाओं को मौका देती है और युवाओं को मौका देना चाहिए। इस देश का भार युवाओं के ऊपर रहेगा, पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा कि युवाओं का और अनुभवी लोगों का एक समीकरण बनाकर, मेलजोल बनाकर टिकट वितरण होगा। न 100% युवाओं को टिकट वितरण होगा, न 100% 60 साल के ऊपर के लोगों को होगा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी हमने विधानसभा के टिकट वितरण भी देखें, आप लोकसभा के टिकट वितरण भी देखना, उसमें ये जो सामंजस्य है, क्योंकि 60 साल के ऊपर के लोग आने वाले समय में धीरे धीरे वो ढलान पर होंगे, और इसलिए युवाओं को तैयार किया जाए ताकि अगले 10-20 साल तक युवा चले। पर उनके साथ अनुभवी लोग अगर काम करेंगे तो पार्टी को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। 2014, 2018, 2019 में लगभग आपका टिकट फाइनल था। टिकट नहीं मिलने का क्या कारण था? देखिए, बहुत से समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा समीकरण होता है वो होता है भाग्य का। मैं पिछले लगभग 45 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके विविध संगठनों में काम करते हुए पिछले 18 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, और मुझे पार्टी ने बहुत से दायित्व दिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि पार्टी अपने स्तर पर विचार करती है और व्यापक स्तर पर विचार करती है। पूरे प्रदेश की जातीय समीकरण देखती है, और उस जातीय समीकरण में जहाँ पर जैसा बैठता है उस तरह का टिकट दिया जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पार्टी जो काम देती है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मुझे प्रधान का टिकट मिले, मुझे एमएलए का टिकट मिले, मुझे सांसद का मिले, और नहीं मिला तो मैं मायूस हूँ, निराश हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे जब भी, मैंने भी 2-3 बार टिकट मांगे हैं, पर मुझे नहीं टिकट मिला, तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है जनप्रतिनिधि के नाते मेरी भूमिका अभी नहीं बन रही हो, पर पार्टी मुझे बहुत अहम दायित्व दिए हैं। मैं शिक्षा प्रकोष्ठ का 7 साल तक प्रदेश संयोजक रहा, 6 साल तक मैं जिलाध्यक्ष रहा, और मुझे इस बात का फक्र है कि जिलाध्यक्ष के रूप में मेरी बहुत लंबी पारी थी जो अभी तक किसी जिलाध्यक्ष ने पूरी नहीं की। और उस कार्यकाल में मैंने भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में केवल एक बाई इलेक्शन छोड़कर हम सब जगह चुनाव जीते हैं। और पंचायत चुनाव तो इतिहास बनाया हमने 2015 का, कि कांग्रेस को कहीं अंगुली रखने की जगह नहीं दी। सारी पंचायत समितियों के प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, मैं हमारा जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव हमने जीता है। और मैं सोचता हूँ ये काम करने की भी कुवत किसी में होनी चाहिए, और पार्टी उस कुवत के आधार पर दायित्व देती है। और मुझे लगता है जो पार्टी मुझे दायित्व देती है उसको अभी भी निभा रहा हूँ, आगे भी निभाऊंगा। वसुंधरा राजे जी के साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही, काफ़ी आप उनके चहेते भी रहे, उसके बावजूद भी ना आपको एमएलए का टिकट मिला और ना ही आपको लोकसभा का। मैं एक बार बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ संघ और बीजेपी का, और वसुंधरा राजे से मेरा परिचय 2003 में हुआ। और मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वसुंधरा राजे ने हमको एक उद्यमिता का केंद्र दिया जब वो सेंटर में मिनिस्टर हुआ करती थी। मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर रहा लगभग 14 साल तक। और मैडम ने मेरी उस वर्किंग से बहुत खुश थी, वो मेरे काम से बहुत खुश थी। जब वो 2017 में एमईएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पैनल में मेरा नाम आया, तो मुझे हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुलाकर कहा कि ये तुम्हारा नाम कैसे आया। तो मैंने कहा ये तो सर्च कमेटी देती है। उन्होंने कहा नो यू आर नॉट मटेरियल फॉर वाइस चांसलर, तुम भारतीय जनता पार्टी का काम करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत फ़ख्र के साथ कॉम्प्लीमेंट मानकर उसको स्वीकार किया कि नहीं, मेरी जरूरत अगर भारतीय जनता पार्टी को है तो मैं वाइस चांसलर बन के क्या करूँगा। तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं जो वसुंधरा जी ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, पर वसुंधरा जी ने मेरे से स्नेह रखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा, और उस कारण मेरा कद न केवल अजमेर में बल्कि राजस्थान में बहुत ऊंचा हुआ। और वसुंधरा जी के अलावा भी जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके संपर्क में रहा, वो सब मेरे प्रशंसक हैं, मेरे काम के प्रशंसक हैं।
और मुझे लगता है कि मैं सबका चहेता रहा हूँ। हाँ, वसुंधरा जी का ज़्यादा चहेता रहा क्योंकि उनके पूरे कार्यकाल में मैं जिलाध्यक्ष रहा और मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल से वो बहुत संतुष्ट थी और मुझ पर विश्वास बहुत करती। जिला अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं। अभी मैंने मेरी पिछली बात में आपको कहा था कि मेरे जिलाध्यक्ष रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ, जो राजनीति में आज दिखाई नहीं देती है, वो ये थी कि संगठन पूरा निर्गुट था। कोई गुट नहीं थे, आपस में कोई झगड़ा नहीं था। सब लोग एमएलए, एमपी, प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन और संगठन के कार्यकर्ता मिलकर काम करते। ये मैं मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और दूसरा रहा चुनाव में जीत की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहते हुए जो जीत का परचम मेरे कार्यकाल में फहराया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम 8 विधानसभा जीते, हम लोकसभा लगातार जीते, हम 19 की लोकसभा में 4,16,000 वोटों से जीते। हमने जो हमारे पंचायती राज का चुनाव था वो जीता, नगर पालिकाओं के चुनाव जीते। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ये सारी वर्किंग काम मेरा इतना अच्छा था कि मुझे 3 बार जिलाध्यक्ष बनाया। एक बार मुझे जिलाध्यक्ष मनोनीत किया, फिर मेरा चुनाव हुआ और तीसरी बार में मेरा चुनाव हुआ। और 14 से 20 तक इतने लंबे कार्यकाल में मैं जिलाध्यक्ष का दायित्व निभाया और पार्टी का स्नेह था और कार्यकर्ताओं का मन मेरे बारे में ये था कि मुझे केवल कमल का फूल दिखता है। मुझे न विधानसभा दिखती है, न मुझे लोकसभा दिखती है। मुझे लगता है कि कमल का फूल जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इसलिए मैंने कभी मेरी निगाहें किसी चुनाव पर नहीं लगाई, बल्कि सबको साथ लेकर चला। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे सामरलाल जी जाट थे, चाहे भागीरथ चौधरी, चाहे वो भंवर सिंह जी पलाड़ा थे, ऐसे ही हमारे शत्रुघ्न गौतम, सुरेश रावत, ये शंकर सिंह रावत, ये जितने लोग थे, इन्होंने मेरे साथ बहुत तारतम्य से और बहुत ही सहयोग के साथ काम किया। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर रघु शर्मा और बीजेपी ने जाट चेहरे रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया। क्या बीजेपी इस फॉर्मूले पे काम करते हुए आप जैसे ब्राह्मण पर दांव लगाएगी? ये तो आलाकमान तय करेगा, पर मेरा ये मानना है कि किसी एक चुनावों में बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में क्या होता है कि कई बार छोटी मोटी नाराजगी लोगों के बीच में होती है। उनको पता था कि न तो इससे वसुंधरा की सरकार जाएगी, न मोदी जी की सरकार जाएगी। और ऐसे में उन्होंने, अगर रामस्वरूप लांबा को हम नहीं जीता पाए तो छोटी मोटी कमजोरियाँ हमारी रही होगी, हम पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। पर मैं ये नहीं मानता कि वो रघु शर्मा ब्राह्मण थे इसलिए जीत गए। अगर वो जीते वो तो 2019 में हमने फिर 4 चेहरे को टिकट दिया, भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। और उसके सामने तो बहुत बड़ा उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला खड़े थे, पर रिजू झुंझुनवाला के जितने वोट आए न, उससे ज़्यादा मार्जिन से भागीरथ चौधरी जीते। उनके वोट आए थे 3,96,000 और हम जीते 4,16,000 से। तो वो कोई कारण नहीं था। जातिगत के आधार पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी ना तो एक कार्यकर्ता के नाते टिकट देगी। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ये तो सच है, क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ, इसलिए उस समाज से मेरा प्रेम भी है। उस समाज के उत्थान और उस समाज को आगे बढ़ने के लिए मैं सदैव काम करूँगा। पर मुझे टिकट ब्राह्मण के नाते नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जो 45 साल का मेरा काम रहा, उसके नाते मुझे टिकट मिले। और मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए टिकट दो, मैं कहता हूँ मैं 45 साल से आपका कार्यकर्ता हूँ इसलिए मुझे टिकट। आपके अलावा बीजेपी में कौन कौन टिकट के मजबूत दावेदार हैं? देखो, मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष भी होता है और अच्छा भी लगता है कि लगभग 25 लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और जितने ज़्यादा टिकट मांग रहे हैं, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बड़ा हो गया। हर आदमी को ये पता है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा तो हम जीतेंगे। अगर टोटा पड़ रहा है तो कांग्रेस पर पड़ रहा है। आप देखो, बुला के कह रहे हैं तुम चुनाव लड़ो, वो कहते हैं नहीं हम नहीं लड़ूंगा, वो कहते हैं तुम लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो आज सब लोग परेशान है। तो कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार तय करें, कौन उम्मीदवार टक्कर दे सकता है, उसको खोजने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो भागीरथ चौधरी टिकट मांग रहे हैं, सरिता कहना टिकट मांग रही है, ओम प्रकाश बड़ाला टिकट मांग रहे हैं, पाड़िया जी टिकट मांग रहे हैं, धर्मेश जैन, धर्मेश गहलोत, धर्मेंद्र गहलोत वो टिकट मांग रहे हैं। और अब तो हमारे डॉक्टर दीपक भाकर टिकट मांग रहे हैं। ये हंगामी लाल जी हमारे उप जिला प्रमुख है, वो टिकट मांग रहे हैं।
एक सत्यनारायण चौधरी वो हमारा उपाध्यक्ष है जिले का, वो टिकट मांग रहा है। एक जिला परिषद के सदस्य हैं दिलीप पचार, वो टिकट मांग रहे हैं। तो 25 से अधिक लोग टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता भी बहुत आकर्षित हो रहा है टिकट के लिए, और जनता वोट देने को आमादा है कि हम मोदी जी को तीसरी बार रिपीट करेंगे। पार्टी में आपसे बहुत जूनियर लोग भी हैं जो एमएलए, सांसद, मंत्री बन गए। कभी आपको बुरा नहीं लगता ऐसा सोच के? मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत साफ, हो सकता है हर एक आपके सामने नहीं के, मैंने पहली लाइन की थी कि ये सब पार्टी से मिलता है जी। किसी को पार्टी का काम पार्टी से मिलता है। और ये लोग जिनको मेरे टाइम एमएलए बने हुए हैं आज, ये तो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ खड़े होकर काम किया। ये जो कुछ नाम आप बता रहे हो ना, ये मेरे बेटे से छोटे हैं। पर अभी राजनीति में तो कल पार्टी में आया उसको भी टिकट मिलता है, क्या बुरा मानेंगे हम लोग? हमारा आदमी कांग्रेस में गया, उसको टिकट दे दिया। तो ये सब भाग्य की बात है और समीकरण आलाकमान तय करता है। और इसलिए जब मेरे बच्चे के बराबर लोग जब एमएलए बनते हैं, सुरेश रावत मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद में काम करता था, मेरी यूनिवर्सिटी में हमारा विद्यार्थी था। जब ये पहले बार एमएलए बना 13 में, तो मैं उसका पुष्कर का प्रभारी था, और अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो मुझे लगता है कि जीवन में पार्टी के बड़े नेताओं को, माँ बापों को और गुरुओं को, जो टीचर्स हैं हमारे, उनको अपने शिष्य को बढ़ता हुआ आगे देखकर खुश होना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को आगे बढ़कर खुश होना चाहिए, और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को अपने से कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते हुए खुश होना चाहिए। इसमें जलन, बुरा लगना, ये इसका फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर कोई कहे मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो क्या कर लेगा? नहीं है ना आपके भाग्य में। जब भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, और आप इस पर खुश होगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। आज ये लोग मिलते हैं तो हमारे चरण छूते हैं, और अगर हम ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो वो जो एक सम्मान मिलता है ना, वो भी बंद होगा। और आदमी ये कुंठाएं, ईर्ष्या द्वेष से खुद की पर्सनालिटी को खराब करता है। केवल चेहरा ही खराब नहीं होता, मानसिकता खराब होती है, और अंदर की बॉडी खराब होती है। आप देखिए जो फ्रस्ट्रेशन में लोग जीते ना, वो लगता है कि 40 साल का है, 60 साल का लगता है। हम आपके सामने 63 साल के बैठे हैं, हम बाल काले नहीं करवाते हैं, पर हम लोगों से, युवाओं से ज़्यादा काम करने की स्थिति में आज। वसुंधरा राजे अभी साइड लाइन है, ऐसे में आपके टिकट का थान क्या? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से कि वो साइड लाइन है। वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारी कोर कमेटी की सम्मानीय सदस्य है। आप कोई एक कोर कमेटी बताइए जिसमें वसुंधरा जी उपस्थित नहीं हुई। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा टिकट वसुंधरा जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब वसुंधरा जी हॉल एंड सोल थी तब भी मुझे टिकट नहीं मिला जी, नहीं मिला, तो वो मेरे भाग्य के कारण नहीं मिला। पर वसुंधरा जी आज भी है। और जो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जब जिलाध्यक्ष थे भरतपुर के, तो मैं जिले का प्रभारी था। वो जब महामंत्री थे तो मैं जिलाध्यक्ष था। और सीपी जोशी जी जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे से 17 साल छोटे हैं, हमने साथ काम किया है। तो ये सब लोग मेरे बारे में बहुत सकारात्मक सोच लगता है। हाँ, मैडम जहाँ बैठी है और बीपी सारस्वत का नाम आएगा तो 100% वो मेरे लिए अच्छा सोचेगी, पर ये बाकी लोग भी मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर जो मेरा काम किया हुआ है और जो मेरी एजुकेशन है, जिस लाइन को आज मोदी जी पसंद करते हैं, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। आज आप देखिए हमारा विदेश मंत्री IAS है, हमारा पेट्रोलियम मंत्री IAS है, अश्विनी जो वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, वो IAS हैं। तो उनको खोज है ऐसे लोगों की। मैं 39 साल का शिक्षक हूँ। मैं प्रोफेसर, अधिष्ठाता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार, इन पदों पर मैंने काम किया, और मेरा काम का एक्सपीरियंस उतना है प्रशासनिक जितना सामान्यतः नहीं मिलता राजनेताओं में। तो अगर मेरा बायोडाटा मोदी जी के हाथ में अगर जाएगा, 100% टिकट मुझे देंगे। और फिर कोई जातिगत और बाकी चीज़ें अगर कुछ सीमाएं होगी तो वो मुझे कोई और काम देंगे, मैं वो काम करूँगा। राजस्थान में पार्टी व सत्ता की कमान नए लोगों के हाथ में है, इनमें आपका तालमेल कैसा है? सीएम भजन लाल जी व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से तालमेल कैसा रहता है? मैंने अभी जैसा आपको बताया कि भजन लाल जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, लगभग 25 साल पुराना। हमने भरतपुर में साथ साथ काम किया। फिर जब वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और महामंत्री थे तो मैं जिलाध्यक्ष था,
और अक्सर हमारी फ़ोन पर बात होती थी, वो कार्यक्रमों में आते थे, यहाँ पर हमारी बैठक लेने आते थे। और जहाँ तक सीपी जोशी जी की बात रही, बजरंगलाल जी, मेरी एज में तो 7-8 साल का अंतर होगा, पर सीपी जोशी जी की और मेरी उम्र में लगभग 17 साल का अंतर है। तो वो जब युवा मोर्चा में काम करते थे, जब वो प्रदेश की युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो मैं जिलाध्यक्ष था। और सीपी जोशी जी ने भी 13 में जब टिकट मांगा था ना, तो वो भी हमारी तरह बायोडेटा लेके खड़े होते थे। उनको 14 में मौका मिला, 18 में मौका मिला, और मैं कह सकता हूँ कि इतना संजीदा, संवेदनशील और सब कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छा तालमेल रखने वाला और अपना नारा नहीं लगाने वाला, व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं चलने वाला प्रदेश अध्यक्ष है, जो ये कहता है कि सीपी जोशी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलेंगे। ये बात मैंने पहले अध्यक्ष से सुनी है राजस्थान में, जिन्होंने ये कहा मेरा नारा नहीं लगाओगे, मेरा जिंदाबाद नहीं बोलोगे, पार्टी का जिंदाबाद बोलो। तो मैं सोचता हूँ कि ये दोनों लोग मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और दोनों लोग बहुत ही पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। वडोदरा टुडे के जरिए लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को साझा करिए। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में बहुत से चुनाव लड़ाए और चुनाव में मैं बहुत अच्छी भागीदारी निभाता था। ईश्वर ने मुझे अच्छा कंठ दिया, मैं बहुत अच्छा भोगता हूँ, बहुत बढ़िया बोलता हूँ। और मेरे कार्यकर्ता, जब मैं उनको उद्बोधन देता हूँ तो मेरे कार्यकर्ता बहुत उस तरह देखते हैं कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का मूल विचार क्या था, हम क्यों राजनीति में, और राजनीति में तो हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़े हैं, और हमको भारतीय जनता पार्टी में क्या करना है, इस भूमिका को मैंने मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत कुछ कहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से तो यह अपील करूंगा कि मोदी जी ने जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ऊंचा किया है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ाया है, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ मोदी जी जाते हैं तो हम लोग टीवी पर देखते हैं मोदी मोदी मोदी, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर आ गई, अगले कालखंड में 30वें नंबर पर आएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह गरीब कल्याण की योजनाएं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, उसको अगर पूरा करने की कोशिश की है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। इसलिए मैं जनता से तो ये अपील करूंगा कि पार्टी किसको टिकट दे उसको नहीं देखना, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में फिर बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जिस जोश के साथ, जिस हौसले के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हमारा कोई कार्यकर्ता टिकट लेके आए तो सब लोग अपने आप को कमल का फूल मानकर, उम्मीदवार मानकर, उस उम्मीदवार को 4,16,000 की जगह 5.5 लाख वोटों से जिताने की व्यवस्था करें। यही मेरी अपील भी है और यही मेरा मन है। आपने हमारे सभी सवालों के बहुत संतोषजनक जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारस्वत जी, आपने सभी सवालों का सटीक जवाब दिया। आपको वडोदरा टुडे की पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। इस बार आपको टिकट मिले और आप जीत कर देश की संसद में अजमेर का नेतृत्व करें। दर्शकों, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे चुनावी दंगल में अजमेर लोकसभा के किसी नए दावेदार के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए वडोदरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए वडोदरा टुडे। वडोदरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।